हां, तर रिवेटिंग जी काही आहे दुसऱ्या प्रकारची होती कोल्ड रिवेटिंग. तो कोल्ड रिवेटिंग म्हणजे काय बरं का, तुम्ही कोणत्याही प्रकारचं टेम्परेचर वाढवू नका. रिवेट जी आहे रूम टेम्परेचरवरती रिवेटला घ्यायचं, होलमध्ये इन्सर्ट करायचं. पण दुसऱ्या साईडला हेड क्रिएट करण्यासाठी इथं काय दिसायला भेटेल, खूप जास्त प्रेशर आपल्याला लावावं लागेल. तर दुसऱ्या साईडला हेड तयार करण्यासाठी खूप जास्त प्रेशर करावं लागतं, प्रेशर आपल्याला अप्लाय करावा लागतो. त्यामुळे आपण काय बोलतो, जर रिवेटचा डायमीटर 10 mm पेक्षा जास्त असेल, रिवेटचा डायमीटर 10 mm पेक्षा जर का जास्त राहिला तर तिचा प्रॉब्लेम काय येतो, तर रिवेटचा डायमीटर 10 mm पेक्षा जर का जास्त आला, रिवेटचा डायमीटर 10 mm पेक्षा जर का जास्त झाला, तर आपण काय करणार, दुसऱ्या साईडला जी रिवेट असते त्या रिवेटच्या दुसऱ्या साईडला आपल्याला हेड बनवायचं आहे. हेड बनवायला खूप जास्त प्रेशर लागेल. म्हणून कंडिशन काय देऊन देतो मी, की कोल्ड रिवेटिंग करत असताना 10 mm पेक्षा कमीवाला रिवेट असायला पाहिजे. 10 mm पेक्षा जास्तवाला रिवेट आपण यूज करू शकत नाही किंवा प्रॉब्लेम दिसायला भेटेल. हा वाला पॉईंट मी बोललेलो आहे. राईट. ही सगळी कहाणी कुठे असते, ही सगळी कहाणी आपल्याला दिसायला भेटेल, सगळी कहाणी दिसायला भेटेल इथे. ठीक आहे. तो रिवेटेड कनेक्शन सगळ्यांना क्लिअर होते का बघा बरं रे, पेज दिसतंय का? हां ठीक आहे, चला. सो रिवेटेड कनेक्शन, रिवेटेड कनेक्शनमध्ये जी आपण रिवेट बनवलेली असते ती रिवेट कशापासून बनलेली असते बरं का, ती बनलेली असते माइल्ड स्टीलपासून. सो माइल्ड स्टीलमध्ये पासून किंवा कधी कधी हाय स्टीलपासून. जेव्हा मी माइल्ड स्टील बोलतोय, कार्बनचं कंटेंट तुम्हाला लक्षात ठेवायला पाहिजे. सो देअरफॉर रिवेट जी आपण बनवतो ती रिवेट आपण कशापासून बनवतो, राऊंड डक्टाईल स्टीलपासून. तो राऊंड डक्टाईल स्टीलपासून आपली रिवेटला आपण बनवतो आणि मटेरियल जनरली यूज करतो माइल्ड स्टीलला, ज्याच्यामध्ये कार्बनचं प्रमाण 0.1 to 0.3% असतं. बरोबर. जी रिवेट असते त्या रिवेटची हा जो काही असतो याला आपण शँक बोलतो. हा शँक आहे, याला आपण हेड बोलतो. तो शँक आणि हेड याच्यामधला फरक आपल्याला माहिती आहे. याचा जो डायमीटर असतो, हा जो काय हा डायमीटर जो असतो याला आपण शँक डायमीटर बोलणार, किंवा याला आपण काय बोलतो, नॉमिनल डाया बोलतो. गेलं हे. हां. सो देअरफॉर रिवेटेड कनेक्शनमध्ये जी रिवेट असते, हा रिवेटचा शँक झाला, हा त्याचा हेड झाला. हेडचे वेगवेगळे प्रकार पडतात हे आपल्याला माहिती आहे. शँकचा जो डायमीटर असतो ही झाली शँकची लेंथ, शँकची काय झाली लेंथ, हा झाला शँकचा डायमीटर. सो डायमीटर शँकचा, ही झाली लेंथ, हा झाला त्याचा हेड. मी तुम्हाला एक कहाणी सांगितली होती, काय बोललो होतो बरं का मागच्या लेक्चरमध्ये, की जेव्हा पण तुम्ही शॉपवर जातात, तर शॉपवर रिवेट जेव्हा तुम्ही खरेदी करतात, शॉपवर गेल्यानंतर रिवेट जेव्हा तुम्ही खरेदी करतात, तर तेव्हा काय लक्षात घेतो आपण, रिवेट खरेदी करताना आपण त्याला काय बोलत असतो, की शँकची लेंथ अशी असायला पाहिजे, त्या रिवेटची शँकची लेंथ अशी असायला पाहिजे रिवेटची, की ग्रिप लेंथपेक्षा जास्त असायला पाहिजे. ग्रिप लेंथ म्हणजे काय बरं का, हा एक मेंबर, हे दोघं मेंबर आहेत. या मेंबरची थिकनेस आहे, याची थिकनेस काहीतरी आहे, याची पण थिकनेस काहीतरी आहे. या दोघांमध्ये आपण होल क्रिएट केलेला असतो आणि याच्यामध्ये आपण काय करतो, ही रिवेट याच्यामध्ये इन्सर्ट करून टाकली. तर आपण काय बोलतो, या दोघं मेंबरची जी थिकनेस असते याला ग्रिप लेंथ बोलतो मी. तर शँकची जी लेंथ आहे, शँकची लेंथ कुठून कुठपर्यंत, तो शँकची जी लेंथ आहे इथून तर इथपर्यंत ही असते आपली शँकची लेंथ. तो शँकची लेंथ काय असायला पाहिजे, ग्रिप लेंथपेक्षा जास्त असायला पाहिजे. तो शँकची लेंथ ग्रिप लेंथपेक्षा जास्त असायला पाहिजे. आता ही आहे आपली ग्रिप लेंथ, ही काय आहे, मेंबरची दोघं मेंबरची जी थिकनेस असते त्याला ग्रिप लेंथ बोलतो आपण. IS कोड आपल्याला काय बोलतं, की ग्रिप लेंथ पण खूप जास्त असायला नको, ग्रिप लेंथ पण कमी असायला पाहिजे. कारण जर ग्रिपची लेंथ जर का खूप जास्त झाली म्हणजे काय, हा आपला रिवेट, राईट, हा झाला त्याचा शँक. इथं जे काही आहे इथं प्लेट्स आहेत, सो इथं काय ही एक प्लेट, राईट, आणि दुसरं काहीतरी इथे ही एक प्लेट आहे आणि दुसरी एक प्लेट इथे मी कनेक्ट करून ठेवलेली. तो लक्षामध्ये काय येईल बरं का, की इथून ते इथपर्यंत दोन प्लेटमधली जी थिकनेस असते याला बोलतो आपण ग्रिप लेंथ. ग्रिप लेंथ जास्त पण असायला नको का, कारण की जेवढी जास्त ग्रिप लेंथ येईल, ग्रिप लेंथ जेवढी जास्त असेल, फॉर एक्झाम्पल बघा, तो हवाला पेन घेतो समजा, तो बघा ग्रिप लेंथ जेवढी जास्त असेल, ही प्लेट आहे, इथं रिवेटिंगचं वर्क करून ठेवलं आहे, ही त्याची ग्रिप लेंथ झाली. सो जेवढी जास्त ग्रिप लेंथ असेल, त्या ग्रिप लेंथमुळे काय प्रॉब्लेम येऊन जातो, जेवढी जास्त ग्रिप लेंथ असेल त्याच्यामुळे जे आहेत आपल्या याच्यामध्ये बेरिंग स्ट्रेसेस आणि शेअरिंग स्ट्रेसेस जास्त डेव्हलप होत असतात. मी पॉईंट काय बोलतो तुम्हाला, बेरिंग स्ट्रेसेस आणि शेअरिंग स्ट्रेसेस समजून सांगतो, खूप भारी पद्धतीने समजून सांगतो. बेरिंग स्ट्रेसेस आणि शेअरिंग स्ट्रेसेस जर एकदा समजून सांगितले तर जिंदगीमध्ये तुम्ही कधी विसरणार नाही. आता लक्षात घ्या काय बोलतो, की दोन मेंबरला कनेक्ट करण्यासाठी रिवेटचा वापर केला होता, पण जे ग्रिप लेंथ जी आहे ती जास्त असायला नको असं आपण पण बोलतो. जर ग्रिप लेंथ जर का जास्त आली, जर ग्रिप लेंथ जर का खूप जास्त असेल तर आपल्याला दिसायला भेटत असते काय, की बेंडिंग स्ट्रेसेस डेव्हलप होतील. आपण बोलू जनरली बेरिंग आणि शेअरिंग स्ट्रेसेस जास्त येतील. सो बेरिंग आणि शेअरिंग स्ट्रेसेस जास्त येईल. बेरिंग आणि शेअरिंग स्ट्रेसेस जास्त कशा पद्धतीने, ते वाला पॉईंट मी सांगतो बघा.
जर ग्रिप लेंथ जास्त असेल तर मेंबरची थिकनेस पण जास्त असेल. मेंबरची थिकनेस जास्त असेल म्हणजे हा जो रिवेट आहे या रिवेटसोबत जो कनेक्ट असेल, याला तुम्ही प्लानमध्ये बघा बरं, हा तुम्हाला साईडने दिसायला भेटतोय. प्लानमध्ये जर बघायला गेलं तर काय, ही प्लेट होती राईट, असा हा होल होता, याच्यामध्ये रिवेट तुम्ही टाकलेली आहे. तर जेव्हा या प्लेटला जेव्हा मी इकडे ओढणार, या प्लेटला जेव्हा मी इकडे ओढणार, तर तुम्हाला नाही वाटत का की या प्लेटचा हावाला पोर्शन बघा इकडे जेव्हा ओढणार ना मी, या रिवेटचा आणि या मेंबरचा कनेक्शन इथं होईल. इथं कनेक्शन दिसायला भेटेल बघा, एवढा पोर्शनमध्ये इथं कनेक्शन होईल की नाही. जेव्हा तुम्ही त्याला इकडे ओढणार ना, तर तो रिवेट आणि जी प्लेट आहे, रिवेट आणि प्लेट यांच्यामध्ये अशा पद्धतीने इथं काय होईल, स्ट्रेसेस डेव्हलप होतील. तो हवाला पोर्शन इथं कनेक्ट होईल असं बोलतोय मी. जेव्हा मी याला इकडे ओढेल तो इथला पोर्शन जो आहे इथं कनेक्ट होईल. जेव्हा मी याला इकडे ओढेल तो इकडचा पोर्शन इथं कनेक्ट होईल. अशा पद्धतीने आपल्याला दिसायला भेटेल. म्हणजे काय बरं का, तर तो जो काही आपला रिवेट असणार आहे, हा रिवेट, तर रिवेट जेव्हा मी या मेंबरला इकडे ओढतो, ही प्लेट, ही दुसरी प्लेट, ठीक आहे, या 2 प्लेट आहे. तर जेव्हा मी त्याला इकडे ओढणार, इथं स्ट्रेसेस डेव्हलप होतील. हे असतात आपले बेरिंग स्ट्रेसेस. कोणती स्ट्रेसेस होतील? बेरिंग स्ट्रेसेस. आता बेरिंग स्ट्रेसेस म्हणजे काय लक्षात घ्या रे. बेरिंग स्ट्रेसेस म्हणजे काय लक्षात घ्या. तुम्हाला बेरिंग आणि शिअरिंग स्ट्रेसेस सांगतो, जे तुम्ही कधी विसरणार नाही, हा पॉईंट मी बोलतो, तर लक्षात घ्या. सगळ्यांनी ते हे बघितलेत का? सगळ्यांनी हे बघा, ही एक प्लेट आहे राईट, ही पण एक प्लेट आहे, ओके. याच्यामध्ये होल इन्सर्ट करून ठेवलं आहे, होल आहे, ओके. आता जे आपलं फिंगर असणार, बोट जे असणार, ते बोट मी काय करतो, हा होल एवढा मोठा होल आहे, या होलमध्ये पूर्ण बोट इन्सर्ट होऊ शकतं, ठीक आहे. आता या होलमध्ये आपण काय करून ठेवले, हे बोटला इन्सर्ट करून टाकले. आता लक्षात घ्या, या प्लेटला इकडे कोणीतरी ओढतंय, या प्लेटला इकडे कोणतरी ओढतंय, क्लिअर. या प्लेटला कोणतरी इकडे ओढतंय, या प्लेटला इकडे कोणतरी ओढतंय. या दोघं प्लेटला जॉईन करण्यासाठी याच्यामध्ये कनेक्शनसाठी काय यूज केलं मी, फिंगरला यूज केलेलं आहे. तो फिंगरला पण यूज केलं आहे. आता विचार करा, जेव्हा मी या प्लेटला इकडे ओढणार, आपला जो बोट असेल, त्या बोटचं जे हे असेल ना, काय बोलतो आपण, मसल, ते मसल कंप्रेस होईल. क्लिअर आहे का पॉईंट? कोणाला आता सो जेव्हा आपण काय केलेलं आहे, आपण काय करून ठेवलं बरं का, लक्षात घ्या. तो ही प्लेट होती, ही पण प्लेट होती. या प्लेटमध्ये काय बरं का, होल करून ठेवलं आहे. कशासाठी? बोल्ट झाली, रिवेट झाली, पिन झाली, यांना इन्सर्ट करण्यासाठी. इथं गॅप आहे. आता मी काय बोलतोय, ही वाली प्लेट दोघं प्लेटला जॉईन करण्यासाठी दोघांमध्ये होल करून ठेवलं आहे. आणि याच्यामध्ये आपण काय इन्सर्ट केलं आहे, फिंगर बोटला यूज केलेलं आहे, ठीक आहे. तो बोटला यूज केले. आता काय होईल, जेव्हा आपण या प्लेटला इकडे ओढणार, या प्लेटला जेव्हा आपण इकडे ओढणार, तिथे काय होईल बरं का, जे बोट आपण जॉईंट करण्यासाठी इथे यूज केलेलं आहे, त्याचे जे मसल्स असतील, वरचं जे मसल्स असतील ते कंप्रेस होतील. ते मसल काय होतील, कंप्रेस होतील. याचा अर्थ जे फिंगर आहे ते फिंगर फेल झालं. कशामध्ये? बेरिंगमध्ये. एक काम करा, तुम्ही ते हे बघितलं आहे का, गव्हाचं पीठ असतं बघा. तो गव्हाचं जे पीठ असतं, त्या पीठमध्ये जेव्हा आपण पाणी ॲड करतो, गव्हाचं जे पीठ असतं त्याच्यामध्ये जेव्हा आपण पाणी ॲड करतो, तर त्याच्यापासून काय होतं बरं का, पीठ जे असतं ना, ते पीठ तयार होणार आहे. त्याच्यापासून आपण पोळ्या लाटणार. आता विचार करा, गव्हाचं पीठमध्ये पाणी टाकल्यानंतर त्याला पूर्ण मळल्यानंतर आता तुमच्या समोर ते बनलेलं आहे. त्याच्यामध्ये जर का तुम्ही असं बोटला जर का प्रेस केलं ना, तर ते गव्हाचं जे पीठ आहे, ज्याला तुम्ही आता बनवून ठेवलेलं आहे, ते प्रेस होऊन जातं, ते कंप्रेस होऊन जातं. कशा पद्धतीने, समजा असं गव्हाचं काहीतरी पीठ होतं, इथं जर तुम्ही बोटला जर इन्सर्ट केलं ना, तर आपला बोट असा त्याच्यामध्ये फसून जातो. याचा अर्थ हे जे पीठ आहे ना, हे जे पीठचं तुम्ही आता गोळा बनवून ठेवलेला आहे, हा जे आहे ना, हा फेल झाला. कशामध्ये? बेरिंगमध्ये. हा कशामध्ये फेल झाला? बेरिंगमध्ये. सेम स्टोरी आहे. आता बोट बघा, हा बोट जर तुम्ही या एखाद्या बोटाला जर असं कंप्रेस केलं ना, तर त्याचं मसल कंप्रेस होऊन जातं. जर मसल कंप्रेस झाले तर बेरिंग स्ट्रेसेस जे असतात, ते बेरिंग स्ट्रेसेस त्याच्यात तर आले, पण प्रमाणापेक्षा जास्त आले. त्यामुळे आपली जी फिंगर आहे ना, ती फेल झाली. कशामध्ये? बेरिंग स्ट्रेस. तर बेरिंग स्ट्रेस घेऊ शकली नाही, फेल झाली. त्याचऐवजी मी त्याचऐवजी एक स्टीलचा रॉड घेतो, स्टीलच्या रॉडला कंप्रेस करतो. तो स्टीलचा रॉड कंप्रेस होईल का? तो असा कंप्रेस होईल का बरं का? समजा हा स्टीलचा रॉड होता, हा स्टीलचा एक बोल्ट आहे, समजा हा स्टीलचा बोल्ट आहे, आणि याला मी कंप्रेस करतोय. तो कंप्रेस केल्यामुळे हा कंप्रेस होणार नाही. याचा अर्थ याची बेरिंग स्ट्रेसेस आहे. कंप्रेस म्हणजे कसं बरं का, तुम्ही बॉटल असते का, पाण्याची बॉटल, आपल्याकडे पाण्याची बॉटल असते, त्या पाण्याच्या बॉटलला जर साईडने तुम्ही कंप्रेस केलं ना, तर पाण्याची बॉटल बेरिंगमध्ये फेल झाली. कशामध्ये फेल झाली? बेरिंगमध्ये फेल झाली. मग एक काम करा, पाण्याची जी बॉटल होती, एवढा होल आहे हा, या होलमध्ये ती पाण्याची बॉटल बसून जाते. जेव्हा तुम्ही याला ओढणार, तर ती पाण्याची बॉटल काय होईल? बेंड होऊन जाईल, याच्यामध्ये बेंड होऊन जाईल. याचा अर्थ ती पाण्याची बॉटल बेंडिंगमध्ये काय झाली? फेल झाली. सो बेंडिंगमध्ये फेल झाली. तर ही काय, बेरिंगमध्ये फेल झाली. कशात? बेरिंगमध्ये. पॉईंट रिपीट करतो, लक्षात घ्या.
दोन प्लेट होत्या, दोन प्लेटमध्ये होल होता, होलमध्ये आपण फिंगरला इन्सर्ट केलंय, दोन प्लेटला स्ट्रेच करतोय, ताणतोय. आपलं जे मसल असेल, तो जे बोट असणार आहे त्या बोटचं मसल जे ना ते कंप्रेस होईल. याचा अर्थ आपला बोट फेल झाला बेरिंगमध्ये फेल झाला. आता शेअरिंगमध्ये फेल होणं म्हणजे काय? पहिले बेरिंगमध्ये फेल झाला, लक्षात घ्या. कधी बी मेंबर पहिले बेरिंगमध्ये फेल होतो, नंतर शेअरिंगमध्ये फेल होतो. म्हणजे काय? हा मेंबर आहे, ही प्लेट याच्यामध्ये करून ठेवला आता होल. हे शब्द पुन्हा पुन्हा येणार आहे, लक्षात ठेवा. ठीक आहे, मी बोलतोय काय लक्षात घ्या. इथं जे ना आता इथं फिंगरला इन्सर्ट करून ठेवलंय, या प्लेटला ओढतोय, या प्लेटला पण ओढतोय. सुरुवातीला काय झालं बरं का, आपलं जे मसल होतं ते कंप्रेस झालं असेल. कुठे कंप्रेस झालं असेल? जेव्हा या प्लेटला ओढतोय ना, तर याचा कॉन्टॅक्ट जो आहे ना आपल्या याच्यासोबत होईल. इथं जे ना आपलं जे फिंगरचं जे मसल असणार आहे ते कंप्रेस होऊन जाणार. बेरिंगमध्ये फेल झालं ते. आता लक्ष द्या, जर खूप जास्त फोर्स जर मी अप्लाय केला, तर जे बोट आहे ते बोट जे आहे मध्ये जे बोन्स असतील ते बोन्ससुद्धा काय होतील? कापले जातील. सो बोन्स जर सगळे, विचार करा तुम्ही इथं या प्लेटवरती खूप जास्त फोर्स अप्लाय करतायत, याच्यामध्ये फिंगर इन्सर्ट करून ठेवलेले. फिंगर्सला काय असतं? वरती मसल असतं, आतमध्ये बोन असतं. तो सुरुवातीला काय झालं? मसल कंप्रेस झाले. आपला जो काही मसल कंप्रेस झाले म्हणजे फिंगर फेल झाली बेरिंगमध्ये. फिंगर कशामध्ये फेल झाली? बेरिंगमध्ये. राईट. आता फोर्स एवढा अप्लाय केलाय मी की आतमधलं जे बोन आहे ते कापलं गेलं. आतमधलं बोन पूर्ण कापलं गेलं. सो कापलं गेलं म्हणजे काय? जो फिंगर होती, हा फिंगरचा पार्ट इकडे आणि हा फिंगरचा पार्ट इकडे, बोन्स कापलं गेलं डायरेक्ट. सो काय झालं बरं का? फिंगर इज फेल इन व्हॉट? शेअरिंग. तो फिंगर कशामध्ये झाली? शेअरमध्ये फेल झाली. लक्षात आलं? तर सेम स्टोरी असते. जी रिवेट इथं आपण इन्सर्ट करणार, ती रिवेट काय होत असते? रिवेट किंवा बोल्ट ही शेअरिंगमध्ये किंवा बेरिंगमध्ये फेल होणार. तर बेरिंगमध्ये फेल होणं म्हणजे काय? हा आता बोल्ट होता, बोल्ट किंवा रिवेट, हे बघा अशा पद्धतीने. इथं जे प्लेट होतात ना, हे प्लेट इकडे तिकडे ओढल्यामुळे ना असं जो आहे ना, असं तो एवढा पोर्शन इथे आतमध्ये चालला जातो. बॉटल आहे ना, बॉटलला कंप्रेस करा ना, झालं की नाही? ती बेरिंगमध्ये फेल झाली बॉटल. तो हा जो आहे ना, हा बोल्ट कशामध्ये फेल झाला? आता बेरिंगमध्ये. हा बोल्ट कापला गेला आहे का? नाही कापला हा कापला गेलेला नाही आहे. म्हणजे शेअरिंग स्ट्रेसेस आहेत, शेअरिंग स्ट्रेंथ आहे, शेअरिंग स्ट्रेंथ दिसायला भेटते, बट बेरिंग स्ट्रेंथ संपलेली आहे या केसमध्ये. बेरिंग आणि शेअरिंगचा अर्थ कळाला का? रिपीट करू? बेरिंग आणि शेअरिंगचा अर्थ कळाला का? रिपीट करू? ते पीठ असतं ना. हॅलो, आवाज नाही आला रे व्यवस्थित. शेअरिंग सांगू का? हाँ, शेयरिंग म्हणजे काय होणार आहे? शेयरिंग मतलब डायरेक्टली व्हॉट? कट. बोल्ट क्या हो जाएगा? कट. जेव्हा आपण बोल्ट कट झाला, शेअर स्ट्रेंथ संपली. हिंदी में समझाइए ना. आप हिंदी में एक्सप्लेन कीजिए. हाँ, तो देखो बात क्या है कि जो बोल्ट होगा या तो रिवेट होगा, वो ज्वाइंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं हम. जब मेंबर पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे, कनेक्शन के लिए जो बोल्ट या रिवेट यूज़ किया है उसमें स्ट्रेसेस डेवलप होगी. कौन कौन सी स्ट्रेसेस आ सकती है उसमें? बेरिंग स्ट्रेसेस और दूसरी शेयरिंग स्ट्रेसेस. बेरिंग स्ट्रेसेस मतलब क्या? बेरिंग स्ट्रेसेस किसको बोलेंगे हम? जब हमारा वो बोल्ट या रिवेट क्या हो जाएगा? थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा. थोड़ा सा कंप्रेस हो जाना मतलब क्या? इनिशियली हमारा जो बोल्ट था वो बोल्ट ऐसी दिखाई दे रहा था, इनिशियली ऐसा था, पर बाद में जब मेंबर पे हमने फोर्स अप्लाई किया, ये मेंबर था, ये प्लेट थी कुछ, तो ये प्लेट थी, इस पे हमने बोल्ट का यूज़ किया, ये बोल्ट है हमारा, तो हमने इस पे क्या किया? फोर्स अप्लाई किया. फोर्स अप्लाई करने के बाद हमारा जो बोल्ट होगा, अप्लाई करने के बाद जब हम बोल्ट को बाहर निकालेंगे, बोल्ट हमें कैसा दिखाई दे सकता है? ऐसा दिखाई दे सकता है, ऐसा कुछ दिखाई दे सकता है. इसका मतलब क्या हो गया? हमारा जो बोल्ट था, जहाँ पे ये प्लेट थी, प्लेट का और बोल्ट का कांटेक्ट जहाँ पे था, वहाँ पे ऐसा कुछ दिखाई दे जाएगा. मतलब हमारा जो बोल्ट था उसकी बेरिंग स्ट्रेंथ खत्म हो गई थी, इसकी वजह से ये ऐसा दिखाई पड़ रहा था यहाँ पे. पर बाद में क्या हुआ? हमने लोड ज़्यादा बढ़ा दिया, तो लोड ज़्यादा बढ़ाने की वजह से क्या होगा? इन दोनों की कॉन्टैक्ट की वजह से ये बोल्ट इधर निकल जाएगा और ये वाला पोर्शन इधर निकल के आ जाएगा. मतलब फाइनल हमें ऐसा दिखाई पड़ेगा, ये बोल्ट ऐसा हो जाएगा, कट हो जाएगा. इसका मतलब ऐसा हो गया कि हमारा बोल्ट अभी किस में फेल हो गया? शेयरिंग में फेल हो गया. तो बोल्ट किस में फेल हो गया? शेयरिंग में फेल हो गया. राइट. जब तक ये ले सकता है. अब इस केस में क्या हो गया? इस केस में बेरिंग स्ट्रेंथ खत्म हो गई पर शेयरिंग स्ट्रेंथ है. इस केस में क्या हो गया? इसकी बेरिंग स्ट्रेंथ भी या शेयरिंग स्ट्रेंथ भी दोनों खत्म हो चुकी होगी, इसके लिए हमें ऐसा दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे. तो शेयरिंग स्ट्रेंथ और बेरिंग स्ट्रेंथ समझ में आई क्या आपको? राइट. तो इसको समझने के लिए हमने फिंगर का यूज किया था. होल में जो था, मेंबर को कनेक्ट करने के लिए जो होल थी उसमें फिंगर
फिंगर इंसर्ट करने के बाद, लोड अप्लाई करने के बाद जब मसल कंप्रेस हो जाएगी, बेरिंग स्ट्रेंथ खत्म हो गई। पर जब हमारा पूरा बोन कट हो जाएगा, शेयरिंग में फेल हो जाएगा। तो समझने के लिए ये पॉइंट आपको बताया मैंने, तो ये बात हो गई। सो देयरफॉर रिवेटिंग का पॉइंट क्लियर हो गया। सर हे कनेक्शन कुठं वापरायचं? कोणचे? सगळं चालू आहे आता, हे सगळं चालू आहे आता, इथून सुरुवात झाली आपली, सुरुवात झाली। हे शब्द पुन्हा पुन्हा दिसायला भेटतील आता, हे सगळे शब्द पुन्हा पुन्हा येतील, ठीक आहे, कळत जाईल बघा। रिवेट कनेक्शन कुठं असते सर? रिवेट कनेक्शन विमानं बघितले नाहीत का? मी काल इमेजेस पाठवले होते, इमेजेस कुठे आहेत आपल्या ग्रुपवरती, एक मिनिट। सो कुठे दिसायला भेटते ते कळून जाते तुला बघ, हे बघा, हे बघ, हे रिवेट, हे आलं का? हे बघितलेत का? ये देखा है क्या आपने? ये हमारी रिवेट है, ये हमारी रिवेट है, ये आप लोग ने देखा होगा। सो ये आप लोग ने देखा होगा। ज़्यादातर आपको एरोप्लेन जो होती है, एरोप्लेन में दिखाई पड़ेगा। कभी कभी ब्रिज के जगह पे, मतलब ब्रिज का जब ब्रिज को हम बनाएंगे उस वक्त भी हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। तो आपने देखा होगा, सो रिवेट को आपने देखा होगा। कहाँ पे गया है वो, ये यहाँ पे, ठीक। सो ये क्या है, ये आपने देखा होगा, ये बघितलंय का रे सगळ्यांनी रे? नजीमा आपने देखा है क्या ये? राइट, ये रिवेटेड कनेक्शन, ये रिवेट है, राइट, ये रिवेट। सो ये रिवेट की शैंक, ये उसका डाया। बोलो ये रिवेट का कौन सा टाइप, ये कौन सा टाइप है रिवेट का? स्नैप टाइप, इसको क्या बोलते हैं? स्नैप टाइप। ये वाला कौन सा टाइप, ये वाला कौन सा टाइप? ये हमारा ये कौन सा टाइप था? स्नैप टाइप के बाद में कौन सा टाइप बताया था मैंने आपको? पैन टाइप, ये हमारा पैन टाइप, ये पैन टाइप। उसके बाद में क्या? सो उसके बाद में था ये वाला काउंटर संक, तो काउंटर संक, फ्लैट काउंटर संक, ये फ्लैट काउंटर संक। और उसके बाद में क्या बताया मैंने आपको? उसके बाद में था राउंडेड काउंटर संक, ये था हमारा राउंडेड काउंटर संक। तो ये चार ही टाइप आपको बताए थे मैंने, तो समझ में आया होगा आपको, ठीक। तो बाद में आगे गया, आगे कहाँ पे? कनेक्शन, ठीक है। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि जो ग्रिप लेंथ होगी, ये ग्रिप लेंथ ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्रिप लेंथ ज़्यादा होना मतलब मेंबर की थिकनेस ज़्यादा होना। मेंबर की थिकनेस जब ज़्यादा हो जाएगी, बेरिंग स्ट्रेसेस ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। मतलब कैसे? देखो, ये हो गई हमारी एक प्लेट, ये हो गई दूसरी प्लेट, दोनों प्लेट को कनेक्ट करने के लिए रिवेट का यूज़ किया। ग्रिप की लेंथ ज़्यादा हो गई, क्यों? क्योंकि मेंबर की थिकनेस ज़्यादा है। दोनों मेंबर की थिकनेस को कनेक्ट करके हमारी ग्रिप लेंथ आ जाती है। हम क्या बोल रहे हैं कि ग्रिप लेंथ रिवेटेड के केस में ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ग्रिप लेंथ ज़्यादा होगी, मेंबर की थिकनेस ज़्यादा होगी, मेंबर की थिकनेस ज़्यादा होगी, रिवेटेड का और मेंबर का कांटेक्ट ज़्यादा होगा। ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन ज़्यादा होगा, ये वाला पोर्शन ज़्यादा होगा, जो बियर करने का काम करता है। कांटेक्ट करता है, बियर करने का काम करता है। बेरिंग स्ट्रेसेस क्या होती है मैंने आपको बता दी। तो जब इस प्लेट को मैं लोड करूंगा, इसको जब मैं लोड अप्लाई करूंगा, इसका कांटेक्ट, इस रिवेट का कांटेक्ट इस प्लेट से ये इतने एरिया में होगा। कितनी एरिया में? ये देखो, इतने सेमी सर्कुलर एरिया में, राइट। मतलब डायमीटर ज़्यादा, ये देखो इतने एरिया में डायमीटर और अलॉन्ग द लेंथ। समझ में आ रहा है क्या? इतना जो पोर्शन होगा यहाँ पे कनेक्शन हो रही, तो बेरिंग स्ट्रेसेस ज़्यादा हो जाएगी। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जो स्ट्रेसेस डेवलप होगी इस केस में, जब ग्रिप लेंथ ज़्यादा होगी, मेंबर की थिकनेस ज़्यादा होगी, मेंबर की थिकनेस ज़्यादा होगी तो लेंथ भी ज़्यादा हो जाएगी, ये लेंथ भी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब बेरिंग स्ट्रेसेस भी ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। सो बेरिंग स्ट्रेसेस और शेयरिंग स्ट्रेसेस ज़्यादा डेवलप हो जाती है। इसके लिए ग्रिप लेंथ कमी होनी चाहिए, और कितनी होनी चाहिए ये आपका ऑब्जेक्टिव हो जाता है। तो कितनी होनी चाहिए, ये देखो, ग्रिप लेंथ शुड नॉट मोर देन 4 टाइम्स ऑफ द डायमीटर। तो जो डायमीटर होगा, शंक का जो डायमीटर होगा, शंक के डायमीटर के 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स ऑफ द व्हाट? 5, 4 टाइम्स 5। शंक का डायमीटर कितना है? 4 इंटू 5, तो 5 होगा। 4 टाइम 5 करके जो ग्रिप लेंथ होगी, ये ग्रिप लेंथ, इसको, सो ग्रिप लेंथ शुड नॉट बी ग्रेटर देन 4 टाइम्स ऑफ द 5। क्यों? क्योंकि ग्रिप लेंथ जब ज़्यादा हो जाएगी, बेरिंग स्ट्रेसेस और शेयरिंग स्ट्रेसेस ज़्यादा डेवलप हो जाएगी, हमारा जो रिवेट होगा वो फेल हो जाएगा बेरिंग में और शेयरिंग में। इसकी वजह से ग्रिप लेंथ कम होनी चाहिए। सो रिवेटेड कनेक्शन मैंने आपको बता दिया। सो रिवेटेड कनेक्शन इज गोइंग टू बी कवर्ड। अब जाएंगे हम आगे, यहाँ पे भी बताया रिवेटेड के बारे में। तो क्या ये थी रिवेट, ये था इसका शैंक, इसका जो डायमीटर होता है शैंक का डायमीटर, इसको शैंक डाया बोलो या तो नॉमिनल डाया बोलो।
इसको क्या बोलो आप, नॉमिनल डायमीटर। तो इसको नॉमिनल डायमीटर बोलेंगे। तो डायमीटर ऑफ द शैंक जो होगा उसको नॉमिनल डायमीटर बोलते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं हम, नॉमिनल डायमीटर। नॉमिनल डायमीटर से या तो शैंक के डायमीटर से, जो होल का डायमीटर होता है ये मेंबर इसमें होल बनाऊंगा, होल का डायमीटर शैंक के डायमीटर से या तो नॉमिनल डायमीटर से बड़ा होता है। इतनी बात तो क्लियर होती। तो जो बड़ा वाला मतलब ये जो होल का डायमीटर होगा इसको हम बोलते हैं हमारा ग्रॉस डायमीटर। तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस डायमीटर। सो देयरफॉर डायमीटर ऑफ द रिवेट व्हेन हॉट, देखो तो ग्रॉस डायमीटर मतलब क्या होती है वो बात बता देता हूँ मैं। शैंक का डायमीटर को नॉमिनल डायमीटर बोलता हूँ, पर जब शैंक का डायमीटर, रिवेट का जो शैंक होता है उसका जो डायमीटर होता है उसको शैंक डाया या तो नॉमिनल डाया बोलता हूँ। पर जब ये होल में इंसर्ट करूंगा, होल का डाया इससे बड़ा होगा। होल का डाया कितने से बड़ा होना चाहिए, इसकी भी रिकमेंडेशन IS कोड 800 2007 ने बताया हमको, ठीक। तो होल का जो डायमीटर होता है उसको ग्रॉस डायमीटर बोलते हैं हम। होल का जो डायमीटर होगा उसको ग्रॉस डायमीटर बोलेंगे। अब बात समझ लो, जब हमने हॉट रिवेटिंग की थी, हॉट रिवेटिंग के केस में हैमरिंग करने के बाद जो हमारी रिवेट थी उस रिवेट ने पूरा गैप कंप्लीटली फिल किया था। हॉट रिवेटिंग के वक्त जब हमने दूसरे साइड में हैमरिंग की थी तो जो रिवेट थी उस रिवेट ने पूरा होल जो था वो कंप्लीटली फिल कर दिया था। सो देयरफॉर हम क्या बोलते हैं, हॉट रिवेटिंग के केस में जब मैं आपको रिवेट का डाया पूछूंगा तो रिवेट का डाया होल का डाया हो जाएगा। सेंटेंस रिपीट कर रहा हूं। हॉट रिवेटिंग के केस में जब मैं आपको रिवेट का डाया पूछूंगा तो रिवेट का डाया होल का डाया हो जाएगा। सो देयरफॉर रिवेटिंग की जब हम डिजाइनिंग करते हैं, रिवेटिंग की जब हम पूरी डिजाइनिंग करेंगे उस वक्त हम कौन सा डायमीटर यूज करेंगे। सो रिवेटिंग के डिजाइनिंग के लिए हम ऑलवेज होल का डाया यूज करते हैं। किसका, होल डाया। रिवेटिंग के डिझायनिंग के लिए हम हमेशा होल का डाया यूज करेंगे। हे पॉइंट तुमच्या डोक्यात घालून घ्या, हा तुमचा MCQ आहे। सो जब भी हम रिवेट का यूज करेंगे, रिवेटिंग कनेक्शन का जब यूज करेंगे तो डिजाइनिंग करते समय हमारा जो डायमीटर होगा वो ग्रॉस डायमीटर होता है। ग्रॉस डायमीटर मतलब क्या, होल का डायमीटर होगा। होल का डायमीटर कितना होता है, नॉमिनल डायमीटर होगा, शैंक का जो एक्चुअल डायमीटर नॉमिनल डायमीटर होगा उससे थोड़ा बड़ा होगा। अब कितना बड़ा होगा इसकी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। तो देखो ग्रॉस डायमीटर इज इक्वल टू, ग्रॉस डायमीटर मतलब, सो ग्रॉस डायमीटर इज इक्वल टू होल डाया, ग्रॉस डायमीटर इज इक्वल टू होल डाया इज इक्वल टू नॉमिनल डायमीटर बोलो या तो शैंक का डायमीटर बोलो, नॉमिनल डायमीटर प्लस समथिंग। अब वो समथिंग क्या होगा उसकी बात मैं आपको बता देता हूँ। ये इस पर यहाँ पे है, वो कहाँ पे, ये देखो ये आपको रट लेना है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो डायमीटर, द ग्रॉस डायमीटर में बी फाउंड बाय इंक्रीजिंग द नॉमिनल डायमीटर। तो शैंक का जो डायमीटर होता है उसको नॉमिनल डायमीटर बोलते हैं। नॉमिनल डायमीटर के ब्याह पे हम हमारा होल का डायमीटर फाइंड आउट करेंगे, होल के डायमीटर को ग्रॉस डायमीटर बोलते हैं। सो देयरफॉर ग्रॉस डायमीटर इज इक्वल टू नॉमिनल डायमीटर प्लस 1.5 mm करेंगे। सो 1.5 mm का क्लियरेंस प्रोवाइड करेंगे हम, 1.5 mm का क्लियरेंस प्रोवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि जो रिवेट जो होगी वो होल में इंसर्ट होनी चाहिए। इसके लिए होल का डायमीटर बड़ा होना चाहिए, शैंक का डायमीटर कम होना चाहिए। तो जब शैंक का जो डायमीटर होगा, ये शैंक का डायमीटर 25 mm या 25 mm से कम, जो शैंक का डायमीटर है, शैंक का डायमीटर 25 mm या 25 mm से कम होगा, शँकचा डायमीटर 25 mm किंवा 25 mm पेक्षा जेव्हा कमी असेल, उस केस में ग्रॉस डायमीटर निकालने के लिए नॉमिनल डायमीटर में हमें 1.5 मिलाना पड़ता है। ग्रॉस डायमीटर कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग व्हाट, नॉमिनल डाया प्लस 1.5 mm इन द केस ऑफ व्हाट, व्हेन नॉमिनल डायमीटर इज लेस देन और इक्वल टू 25 mm। पॉइंट क्लियर झाला का रे, पॉइंट क्लियर हुआ क्या आपको। और जब नॉमिनल डायमीटर ऑफ शैंक, रिवेट की बात कर रहा हूं मैं, बोल्ट की नहीं, हम अभी रिवेट पढ़ रहे हैं, हम बोल्ट नहीं पढ़ रहे। बोल्ट के केस में ये क्राइटेरिया अलग से हो जाता है। सो जब रिवेट का जो शैंक होगा, शैंक का जो डायमीटर होगा, शैंक का डायमीटर 25 mm से जब ज्यादा होगा, शैंक का डायमीटर 25 mm से जब ज्यादा होगा, उस वक्त होल का डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए या तो ग्रॉस का डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, शैंक के डायमीटर में 2 mm का क्लियरेंस प्रोवाइड कर डालेंगे।
क्लियर हुआ क्या पॉइंट आपको? ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। इसे हमें क्या करना चाहिए, इसे हमें रट लेना चाहिए, ये व्हॅल्यू हमें पूछी जाएगी आगे जाकर। सगळ्यांना क्लिअर झालं का रे? चला आता आपल्या पुढच्या पॉईंटवर येऊ। हाँ, तो हमने क्या देखा अभी, तो नॉमिनल डाया और ग्रॉस डाया का डिफरेंस देखा और ग्रॉस डाया कैसे निकालते हैं ये भी हमने देखा। अब देखो रिवेटिंग करने के दो तरीके, हॉट रिवेटिंग और कोल्ड रिवेटिंग, इस दोनों का मीनिंग भी आपको मैंने बताया था। दूसरी बात, रिवेटिंग हम कैसे करते हैं, तो रिवेटिंग के हमने फिर से दो टाइप कर डाले, पावर ड्रिवन रिवेट और दूसरा, सो पहला जो टाइप रहता है हमारा उसको क्या बोलते हैं हम, पावर ड्रिवन रिवेट था। सो पावर ड्रिवन रिवेट मतलब क्या होता है वो भी देखते हैं, और दूसरा हैंड ड्रिवन रिवेट। तो देखो रिवेट्स के दो टाइप में बनाऊंगा, हम फोर्स कौन से तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। रिवेट के दूसरे साइड पे हेड, रिवेट के दूसरे साइड पे हेड बनाने के लिए हम फोर्स कौन सी तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, इसकी बेस पे हमने दो टाइप बना दिए, हैंड रिवेट, पावर ड्रिवन रिवेट। सो हैंड ड्रिवन रिवेट, पावर ड्रिवन रिवेट, ये थी हमारी प्लेट, इसमें था होल में इंसर्ट कर दिए रिवेट के बात क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे हम हेड क्रिएट करेंगे। हेड क्रिएट करने के लिए हमको हैमरिंग करनी पड़ेगी। हैमरिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, पावर ड्रिवन मतलब मशीन का यूज करके दूसरे साइड पे हेड क्रिएट कर डालूंगा, पावर ड्रिवन रिवेट बोलूंगा। मशीन के हेल्प से क्या करूंगा, हेड बनूंगा दूसरी तरह, इसको क्या बोलूंगा, पावर ड्रिवन। हैंड की मतलब हैंड में क्या लेना, हथौड़ा लेना, हथौड़ा की हेल्प से हम क्या करेंगे, दूसरे साइड में हेड बनाएंगे, इसको क्या बोल देते हम, तो इसको क्या बोलते हैं, हैंड ड्रिवन रिवेट। सो हैंड ड्रिवन रिवेट और दूसरा पावर ड्रिवन रिवेट। समझ में आया क्या आपको? पावर ड्रिवन रिवेट मतलब मशीन का यूज करके दूसरे साइड पे हेड बनाओ, और हैंड ड्रिवन रिवेट मतलब क्या, हैंड का यूज करके हथौड़ा की वजह से हम क्या करेंगे, दूसरे साइड में हेड बनाएंगे। तो ये दो टाइप भी समझ में आ जाते हैं, सो पावर ड्रिवन रिवेट और हैंड ड्रिवन रिवेट। दूसरी शॉप रिवेटिंग और फील्ड रिवेटिंग भी होती है। शॉप रिवेटिंग मतलब क्या, कंपनी में जब हम रिवेटिंग का काम करेंगे शॉप रिवेटिंग हो जाएगी, फील्ड में जब हम रिवेटिंग पे काम करेंगे फील्ड रिवेटिंग बोल देंगे। क्लियर हुआ पॉइंट आपको? राइट, ये सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है। तो क्लैंपिंग एक्शन क्या होती है, टेंशन कब आएगा, मेंबर में कंप्रेशन कब आएगा, जो स्टोरी मैंने आपको बताई ये सभी स्टोरी यहाँ पे दी है, ठीक है। तो यहाँ पे सो रिवेटिंग का काम हमने कंप्लीट कर डाला। जिसको रिवेटिंग के बारे में ज़्यादा पढ़ना होगा वो रेफर करेगा इस IS कोड को, ठीक है, इसको रेफर करेगा। अब जो रिवेट का यूज़ होता है हमने बहुत कम कर डाला है, रिवेट की जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं, बोल्ट को यूज़ करते हैं। और क्यों यूज़ करते हैं इसके भी हम क्या निकाला है, इसको भी हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज होगी उसका हमने क्या निकाला है, उसका भी हमने रेफरेंस निकाला है, ठीक है। तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ क्या आपको? यस सर। यहाँ तक आ गए। सो देयरफॉर रिवेटेड कनेक्शन इज गोइंग टू बी ओवर। तो मुझको आप बताओ रिवेटेड के केस में ग्रिप लेंथ कितनी होनी चाहिए, रिवेटेड के केस में ग्रिप लेंथ कितनी होनी चाहिए, पटकन बताओ मुझको, जल्दी बताओ, आगे जाना है मुझको। ग्रेटर देन 4 टाइम डायमीटर। लेस देन कम होनी चाहिए, ग्रिप लेंथ कम होनी चाहिए। क्यों? जब ग्रिप लेंथ ज़्यादा हो जाएगी हमारे रिवेट में स्ट्रेसेस आनी शुरू हो जाएगी। कौन सी स्ट्रेसेस? सो बेरिंग स्ट्रेसेस और शेयरिंग स्ट्रेसेस बढ़ने लग जाएगी जब ग्रिप की लेंथ ज़्यादा होगी, राइट। तो ग्रिप की लेंथ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। सो ग्रिप लेंथ शुड बी लेस देन और इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द व्हॉट, शँक। मी जे बोलतोय ते कळतंय का, अर्थ कुठल्या कुठे नका न्या, जे सांगतोय व्यवस्थित समजून घ्या। चला, तो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, बोल्टेड कनेक्शन। तो हम अब रेफरेंस निकालेंगे बोल्टेड कनेक्शन का। तो बोल्टेड कनेक्शन क्या होगी तो देख लेंगे। बोल्टेड कनेक्शन को समझाने के लिए मैं आपको PDF ही बताऊंगा। PDF में यहाँ पे ये देखो, इसको बोलेंगे हमारा बोल्ट। तो ये हमारा हुसैन बोल्ट, तो ये हमारा बोल्ट है यहाँ पे। सो ये बोल्ट, इसको बोल्ट बोलेंगे, इसको नट बोलेंगे, राइट। सो ये बोल्ट और इसको नट बोलते हैं। तो जब तुम्हारी ओरल होती है, ओरल में क्वेश्चन पूछते हैं कि बोल्ट किसको बोलते हैं और नट किसको बोलते हैं, हम उल्टा कर डालते हैं, इसको बोल्ट बोल देते और इसको नट बोल देते। तो पॉइंट रिमेंबर, तो पॉइंट टू बी रिमेंबर व्हाट, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बोल्ट, ये बोल्ट है हमारा, और ये क्या है, ये नट है, ये नट। और बीच में जो लगाते हैं इसको हम वॉशर बोलते हैं, वॉशर, इसको हम क्या बोलते हैं, वॉशर। हम वॉशर क्यों देते हैं इसकी भी कहानी है हमारे पास, ठीक है। तो ये बोल्ट हुआ, ये क्या हुआ, ये नट हुआ और ये वॉशर हो चुका है, ठीक है। तो बोल्ट, नट और वॉशर। अब पॉइंट क्या निकल के आएगा, बोल्ट के केस में हम बोल्ट क्यों यूज़ करेंगे इसकी भी बात है हमारे पास। तो देखो बोल्ट में क्या होता है, बोल्ट में एक साइड को हेड होगा, ये उसका शैंक होगा,
कभी कभी जो शैंक होती है, इस शैंक को हम क्या करते हैं, थ्रेडेड पोर्शन कर देते हैं। मतलब शैंक का जो डायमीटर होता है इस यहाँ पे हम रिड्यूस कर डालते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, तो दिस व्हाट, सो शैंक का जो डायमीटर होगा वो एंड पे हम क्या कर डालते हैं, थ्रेडेड बना देते हैं, राइट। सो देयरफॉर मैं क्या बोलूँगा, बोल्ट में बी डिफाइंड एज अ मेटल पिन। ए बोल्ट एक मेटल पिन है जिसके एक साइड में हेड बनाया हुआ है और दूसरे साइड में हमने शैंक पे थ्रेडेड पोर्शन बनाया हुआ है, तो ये थ्रेडेड पोर्शन है, राइट। तो इसको क्या बोलेंगे अभी, इसको जो होगा तो ये थ्रेडेड पोर्शन हम बोलेंगे, इसको नाम भी है यहाँ पे, तो थ्रेडेड पोर्शन। अब जब देखेंगे हम, इसका डायमीटर कुछ तो होगा, इसका डायमीटर थोड़ा कम हो जाएगा। सो देयरफॉर शैंक का जब मैं डायमीटर निकालूंगा, कौन सा शैंक बोल रहा हूँ मैं, जहाँ पे मैंने थ्रेडेड पोर्शन बनाया नहीं है, तो जहाँ पे मैंने थ्रेडेड पोर्शन बनाया नहीं है वहाँ पे जब मैं एरिया निकालूंगा, इसको कट करके जब देखूंगा तो मुझको ऐसा दिखाई पड़ेगा, इसको कट करके मैं जब देखूंगा तो मुझको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, राइट, ऐसा कुछ तो दिखाई पड़ेगा। तो इसका जो डायमीटर होगा ये होगा π/4 इंटू डायमीटर ऑफ द शैंक, डायमीटर ऑफ द शैंक, राइट। और यहाँ पे क्या होगा, तो इसको मैं बोलूँगा, इसको बोलूँगा मैं शैंक का डायमीटर, ASB बोल डालूंगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलूंगा मैं, इसको बोलूंगा मैं शैंक एरिया, एरिया बोल रहा हूँ यहाँ पे, π/4 फाइव स्क्वायर, दैट इज व्हाट, एरिया ऑफ द शैंक। तो इसको मैं डिनोट कर डालता हूँ, इसको डिनोट करूंगा मैं ASB से। सो ये हमारा ASB हुआ। अब जो ये थ्रेडेड पोर्शन होगा, शैंक का एंड का पोर्शन को थ्रेडेड करते हैं हम, क्यों करते हैं इसकी कहानी है, बाद में देखेंगे, ठीक। इसको कट करने के बाद ऐसा कोई दिखाई पड़ेगा, इसका जब हम एरिया निकालेंगे ये एरिया कम होता है, कितना कम होगा, अब देखो हमने बहुत सारा मटेरियल यहाँ से रिमूव कर डाला है तो इसका एरिया कम हो जाएगा। एरिया कितने से कम हो जाएगा, तो एरिया जो होगा तो वो कम हो जाता है, तो कितना कम हो जाता है, देखो लगभग 28% से कम कर डालते। 28% से कम कर डालना मतलब क्या, तो इसका जो एरिया निकल के आ जाएगा 0.78 इंटू π/4 इंटू 5 स्क्वेयर। सो जो हमारा शैंक का एरिया है π/4 5 स्क्वेयर, उससे कम एरिया यहाँ पे दिखाई पड़ता है। 0.78 से जब मल्टीप्लाई करूँगा एरिया कम हो जाएगा। सो देयरफॉर इसको बोलते हैं हम ANB, इसको नेट एरिया बोलो या तो एरिया ऑफ द रूट एट अ थ्रेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ द रूट ऑफ थ्रेडेड पोर्शन, ANB बोलो। ये आगे हम पढ़ेंगे आगे जाके। तो ANB कितना होता है 0.78 इंटू ASB, तो ASB के 0.78%, राइट। 78 परसेंटाइल ऑफ द ASB, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो थ्रेडेड पोर्शन है उसका एरिया हो जाएगा। सो एरिया ऑफ द रूट ऑफ थ्रेडेड ANB इज इक्वल टू 0.78 इंटू ASB। ये बात आपको समझ में आई क्या, कहाँ से, यस सर। राइट। अब देखो ये हमारे पास रेंचेस, WRENCH, इसको बोलते हैं हम रेंचेस, मराठी में इसको कुछ पाना वगैरह समथिंग बोलते हैं, राइट। सो ये रेंचेस, तो इसका यूज किसके लिए करेंगे हम, इसका यूज हम हमारा जो नट होगा, इस देखो ये नट को क्या करते हैं, ये हमने तुमको क्वेश्चन पूछेंगे कि बोल्ट का जो शैंक होता है उसका एंड का पोर्शन को थ्रेडेड क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमारा जो ये नट होगा ये नट बोल्ट में फिट होना चाहिए, नट बोल्ट में फिट होना चाहिए। इसके लिए शैंक का एंडेड पोर्शन जो होगा वहाँ पे हमने थ्रेडेड पोर्शन प्रोवाइड किए। क्लियर हुआ, तो देखो इस तरह से अरेंजमेंट किया हमने, और इस नट को इस थ्रेडेड पोर्शन में इंसर्ट करने के लिए हम इस रेंचेस का यूज़ करते हैं जो हमने देखा हुआ है, राइट। इस इंचेस का क्या करेंगे हम यूज़ करेंगे। तो देखो अब क्या होगा, इस नट को मैंने इसमें इंसर्ट किया, जितनी मेरी ताकत थी हैंड से मैंने क्या किया, इंसर्ट करते गया। अब आगे जाके क्या हो जाता है, हैंड से बहुत ताकत कम लग जाती है, तो उस वक्त मैं क्या करता हूँ, रेंचेस का यूज़ करता हूँ, पाना का यूज़ करूँगा फिट करने के लिए। तो फिट करने के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, बराबर इसमें फिट कर डालूंगा, और अब क्या करूँगा, फोर्स अप्लाई करूँगा, तो क्या होगा, इसकी वजह से ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा, मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगा। जो मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करता हूँ उसको मैं प्रूफ लोड बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ मैं, प्रूफ लोड मतलब क्या, रिपीट करके बताओ। तो देखो नट को थ्रेडेड पोर्शन में इंसर्ट कर डाला, मेरे हाथ में जितनी ताकत थी उसका यूज करके यहाँ तक पहुँच गया मैं। अब मुझको पूरा फिट करने का है, रेंचेस का यूज़ करूँगा। रेंचेस को फिट करने के बाद गोल गोल घुमाऊँगा, मतलब मैं गोल गोल घुमा के लोड अप्लाई करूँगा। लोड अप्लाई किया, मैक्सिमम लोड अप्लाई करूँगा। कब तक,
जब तक तो लोड अप्लाई कर करके क्या हो रहा है, हमारे बोल्ट में टेंशन आ रही है, बोल्ट में क्या आ रही है, टेंशन आ रही है। तो लोड अप्लाई किया, रेंचेस की वजह से लोड अप्लाई किया, टेंशन आएगी उसमें, लोड अप्लाई किया, ज़्यादा टेंशन आएगी उसमें, लोड अप्लाई किया। एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि हमारा जो ये बोल्ट होगा, ये बोल्ट की प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, मतलब ये बेंड, मतलब ये स्ट्रेच होने को लग जाएगा, ये स्ट्रेस होने को लग जाएगा, इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। सो रेंचेस की वजह हेल्प से, रेंचेस की हेल्प से मैं एक्सटर्नल लोड अप्लाई कर रहा हूँ। कब तक करूँगा, जब तक हमारा बोल्ट बोल्ट कहाँ तक, बोल्ट अभी क्या हो जाएगा, बोल्ट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। सो बोल्ट की डिफॉर्मेशन के स्टार्ट होने से पहले जो हम मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करेंगे रेंचेस की हेल्प से, उसको प्रूफ लोड बोलेंगे हम, उसको क्या बोलेंगे, प्रूफ लोड। तो ये प्रूफ लोड नाम की टर्म बार बार आने वाली है। सो प्रूफ लोड मतलब क्या, मैंने आपको पहले ही बता दिया। प्रूफ लोड समझ में आया क्या आपको? यस सर, बाकीच्या क्लिअर पोरी सर. कळतंय का पोरींनो, कळतंय का? हे तुम्ही बोलत राहा बरं का, कम्युनिकेशन व्हायला पाहिजे, कम्युनिकेशन होईल तर मला कळेल की विषय कुठपर्यंत पोहोचतोय, नसेल करत मी पुन्हा पुन्हा सांगेल ना। ठीक है नजीमा, समझ में आया आपको? सही होगा, ठीक है। रेंचेस, बोल्ट, नट और ये वॉशर। अब मैं वॉशर की कहानी बता देता हूँ, ठीक है। तो तुमको पूछेंगे कि हम ये वॉशर क्यों यूज़ करते हैं, हम वॉशर क्यों यूज़ करते हैं, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक इमेज बता देता हूँ। जो इमेज यहाँ पे ही होगी, कहाँ पे वो इमेज होगी, एक मिनट, हाँ, वो इमेज होगी, है या नहीं शायद, हाँ है, ये देखो, जूम कर डाली डायग्राम को, तो देखो अभी इसको बोलते हैं हम वॉशर। तो बोल्ट के नीचे हम वॉशर प्रोवाइड करते हैं और नट के ऊपर भी हम वॉशर प्रोवाइड करते हैं। तो मैं क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हम वॉशर क्यों यूज़ करते हैं, वॉशर का मेटल होगा कौन सा, तो माइल्ड स्टील का या स्टील का कुछ यूज़ करते हैं, कभी कभी रबर का भी यूज़ कर लेते हैं। तुमने देखा होगा रबर का भी वॉशर होता है, राइट। तो रबर का वॉशर हो सकता है, स्टील का भी वॉशर हो सकता है। तो मैंने जो आपको इमेज बताई थी, इस इमेज से पहले वाली जो इमेज थी, वहाँ पे जो वॉशर थी वो शायद स्टील की होगी, वो स्टील की होगी, राइट। तो मेटेलिक होगी या तो स्टील की होगी। तो ये देखो, ये हमारा कुछ मेंबर होगा, ये मेंबर होगा, ये यहाँ पे भी कुछ मेंबर है। इस मेंबर को कनेक्ट करने के लिए, ये ऊपर का कोई मेंबर होगा, ये मेंबर होगी, इसको कनेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, बोल्टेड कनेक्शन का यूज़ किया है। और हेड के नीचे और नट के ऊपर, तो हेड के नीचे और नट के ऊपर मैंने वॉशर लगा दिए। क्वेश्चन क्या निकला अभी, वॉशर का यूज़ क्यों करते हैं हम? तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे हमने व्रेंचेस अटैच करके घुमाया, लोड अप्लाई किया। ये लोड कहाँ पे जाएगा, ये लोड जाएगा वॉशर पे, लोड वॉशर पे जाएगा, जो लोड होगा वो मेंबर पे जाएगा, फाइनली लोड कहाँ पे जाएगा, मेंबर पे जाएगा। देखो बात कैसी होती है, ये मेंबर है हमारा, इस मेंबर पे यहाँ पे मैंने फोर्स अप्लाई किया, तो इसमें जितनी भी फोर्सेस आएगी, ये फोर्सेस कहाँ पे जाएगी, इस पे ट्रांसफर हो जाएगी, राइट ना। तो एक मेंबर की फोर्स दूसरे मेंबर पे ट्रांसफर करने के लिए हमें कनेक्शन करना पड़ता है। कनेक्शन किया मैंने, बोल्टेड कनेक्शन, यहाँ पे फोर्स अप्लाई की, ये फोर्स हमने क्या की, यहाँ पे ट्रांसफर कर दी बाय यूजिंग दी बोल्टेड कनेक्शन। ये बात तो क्लियर हो गई। सो कनेक्शन क्यों करते हैं हम, एक मेंबर का फोर्स दूसरे मेंबर में ट्रांसफर करने के लिए कनेक्शन करते हैं, बराबर। तो बात क्या निकल के आई अभी, बात क्या निकल के आई, तो यहाँ पे जो लोड होगा, राइट, हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसे लोड अप्लाई कर दी। सो जो लोड, प्रूफ लोड हमें अप्लाई कर रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होना चाहिए। उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो देखो बात क्या बोल रहा हूँ मैं आपको। सो जो मैंने जो प्रूफ लोड अप्लाई किया था वॉशर पे, वॉशर से वो कहाँ जाएगा, मेंबर पे जाएगा। मेंबर पे जब ये लोड जाएगा, मेंबर पे जब ये लोड जाएगा, किससे, नट से, वॉशर से मेंबर तक। तो मेंबर पे जब ये लोड जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, यूनिफॉर्मली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, यूनिफॉर्मली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो बात देखो क्या होगा अभी देखो, मैंने क्या किया, इस वॉशर का यूज़ नहीं किया, कंसिडर करके चलेंगे कि वॉशर का यूज़ नहीं किया मैंने, तो क्या हो जाएगा, जब ये हेड यहाँ पे मेंबर को कनेक्ट होगा, इसका पूरा कनेक्शन नहीं होगा, इसका पूरा कनेक्शन नहीं होगा, कुछ पोर्शन कनेक्शन होगा, कुछ पोर्शन ऊपर रह जाएगा,
राइट। सो देयरफॉर हम क्या बोलते हैं, जो वॉशर हमने लगाई है मेंबर और हेड के बीच में, तो वो प्लेन होती है। प्लेन होने की वजह से क्या होगा, मेंबर का और वॉशर का पूरा कांटेक्ट होगा। पूरा कांटेक्ट होगा मतलब क्या, ऊपर से जो लोड आएगी, ये जो लोड होगी यहाँ से या यहाँ से, ये पूरा लोड मेंबर पे बराबर ट्रांसफर हो जाएगा। यूनिफॉर्म लोड ट्रांसफर के लिए हमने वॉशर लगाई, ये पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन समझ में आ जाएगा आपको। देखो हमने वॉशर क्यों लगाई, क्योंकि हमारा जो बोल्ट था उस बोल्ट पे थ्रेडेड पोर्शन थी। ये देखो थ्रेडेड पोर्शन थी, थ्रेडेड पोर्शन, राइट। हमने वॉशर इस वजह लगाई, इस रीजन के लिए लगाई कि जो हमारा ये थ्रेड था, ये थ्रेड मेंबर में इंसर्ट नहीं होना चाहिए। समझ लो, ये वॉशर हमने यहाँ पे नहीं लगाई इस वक्त, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जो थ्रेडेड पोर्शन था, ये थ्रेडेड पोर्शन इस मेंबर में, ये मेंबर में बेयर हो जाएगा। मेंबर में क्या हो जाएगा, मेंबर के बीच में ऐसा, मेंबर के बीच में ऐसे ही यहाँ पे ऐसे ऐसे घुस जाएगा, ये इसमें चला जाएगा। तो ये इसमें चला जाएगा मतलब क्या, जब हम बोल्ट निकाल के देखेंगे इस मेंबर को, इस मेंबर पे हमें क्या दिखाई पड़ेगा, ऐसा मेंबर होगा कुछ तो, राइट। मेंबर बोल रहा हूँ मैं, मेंबर, राइट। क्यों हुआ ऐसा, जब हमने ऐसा लोड अप्लाई किया होगा तो ये जो होगा, ये पोर्शन यहाँ पे बेयर करने को यहाँ पे इसे क्या होगा, क्या हो गया होगा, यहाँ पे बेरिंग एक्शन आ गई होगी, और उसकी वजह से जो मेंबर होगा वहाँ पे ऐसा दिखाई पडेगा। लक्षात येते तुमच्या। तर जेव्हा आपण वॉशर लावणार नाहीत, तर वॉशर जेव्हा लावणार नाहीत, तर मेंबर जो काही आहे ना, त्या मेंबरवरची असा पोर्शन दिसायला भेटेल। नट बाहेर काढून बघा, मेंबरला चेक करा, असं दिसायला भेटेल। तर असं व्हायला नको म्हणून आपण काय करून टाकतो, ऐसा कुछ दिखाई, ऐसा जो कि ना ऐसा पोर्शन यहाँ पे मेंबर पे दिखाई पड़ता है। सो ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, वॉशर का यूज करेंगे। अब देखो आपके आंखों के सामने क्या दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, जब हम वॉशर का यूज करते हैं तो वॉशर की यूज की वजह से जो थ्रेडेड पोर्शन है और मेंबर का पोर्शन है उसमें हमें गैप दिखाई पड़ रहा है। ये देखो, ये क्या है, यहाँ पे ऐसा गैप दिखाई पड़ रहा है। तो गैप दिखाई पड़ रहा है, ये किसकी वजह से हुआ, ये किसकी वजह से हुआ, ये वॉशर की वजह से हुआ। समझ में आया आपको, ये वॉशर की वजह से हुआ। लक्षात आलं का रे। अब इसको हम पढ़ भी लेंगे, कैसे पढ़ने का है देखो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो बोल्टेड कनेक्शन, a bolt may be defined as a metal pin with a head at one end and the shank threaded at the other end to receive the nut। हम थ्रेडेड पोर्शन क्यों बनाएंगे, नट को रिसीव करने के लिए। स्टील वॉशर आर यूजली प्रोवाइडेड अंडर द बोल्ट, तो बोल्ट के नीचे स्टील का वॉशर जनरली प्रोवाइड करेंगे अंडर द बोल्ट एज वेल एज अंडर द नट। तो नेट के नीचे या बोल्ट के नीचे हम क्या करेंगे, स्टील का वॉशर यूज करेंगे। क्यों, टू सर्व द टू पर्पस, किसके लिए यूज करेंगे हम वॉशर को, सो टू डिस्ट्रीब्यूट द क्लैंपिंग प्रेशर। क्लैंपिंग पर प्रेशर मतलब कौन सा, ये दोनों के बीच में जो प्रेशर क्रिएट होता है, मैंने आपको बताया था क्लैंपिंग प्रेशर, राइट। सो क्लैंपिंग प्रेशर, टू डिस्ट्रीब्यूट द क्लैंपिंग प्रेशर ऑन द बोल्ट मेंबर। तो ये मेंबर है हमारे, बोल्ट मेंबर बोल रहा हूँ मैं, बोल्ट नहीं बोल रहा हूँ आपको, बोल्ट का मेंबर। जो मेंबर होगा, मेंबर पे क्लैंपिंग प्रेशर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वॉशर का यूज करते हैं। काल का, यस सर। टू प्रिवेंट द थ्रेडेड पोर्शन ऑफ द बोल्ट, ये बोल्ट का थ्रेडेड पोर्शन फ्रॉम द बेरिंग ऑन द कनेक्टिंग पीस। जो कनेक्टिंग पीस या जो मेंबर होगा उसमें जो थ्रेडेड पोर्शन होगा वो इंसर्ट नहीं, मतलब इसका ऐसा बेरिंग नहीं हो जाना चाहिए, राइट। उसको रोकने के लिए वॉशर लगाता हूँ। हे दोघं पॉईंट जर क्लिअर झाले असतील तर मला सांगा रे पटकन, दोघं पॉईंट क्लिअर झाले का, क्लियर सर। राइट। यस सर। ये बोल्टेड कनेक्शन, ये बोल्टेड कनेक्शन आगे जाके पढ़ेंगे तो क्या वाला पॉइंट होगा, देखो अगला पॉइंट क्या होता है। सो पॉइंट क्या निकल के आया कि यार पहले रिवेट यूज करते थे लोग, पर हम बोल्टेड को क्यों यूज कर रहे हैं अभी। पहले लोग रिवेटेड को यूज करते हैं, पर ज़्यादातर अब हम क्या करते हैं, हम बोल्टेड का यूज करेंगे। पहले रिवेटेड का यूज करते थे, अब बोल्टेड का यूज करेंगे। इसके बेसिक दो रीजन यहाँ पे बताए, डिटेल के रीजन आगे है, आगे है क्या। तो क्या पॉइंट निकल के आया यहाँ पे देखो, सो इरेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर इज स्पीडेड अप। तो पहला पॉइंट तो ये निकल के आया, बोल्ट का जब हम यूज करेंगे, हम जल्दी से हमारा काम क्या करेंगे, खत्म कर डालेंगे। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम रिवेट का यूज करते हैं, रिवेट का हम ज़्यादा यूज करते हैं। तो देख लिया होगा हमने जो इमेज देखी थी रिवेट का कनेक्शन की, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमने रिवेट यूज किए थे। तो इमेज बता देता हूँ आपको, फिर से समझ में आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, सो ये देखो ये वाला पॉइंट, यहाँ पे नंबर ऑफ रिवेट देखो, नंबर ऑफ रिवेट यहाँ पे ज़्यादा यूज किए मैंने, तो नंबर ऑफ रिवेट लगाने के लिए टाइम भी ज़्यादा निकल के आएगा। तो टाइम भी ज़्यादा निकल के आएगा मतलब क्या, कि रिवेटेड कनेक्शन के लिए हमारा टाइम ज़्यादा निकल के आता है। पर बोल्टेड कनेक्शन में क्या करता हूँ,
इतने इतने बोल्ट नहीं यूज़ करूँगा, ये 5-6 रिवेट की जगह पे सिर्फ एक ही बोल्ट यूज़ करूँगा, ये एक बोल्ट यहाँ पे। तो नंबर ऑफ बोल्ट कम होती है, नंबर ऑफ रिवेट ज़्यादा होती है। बोल्ट कम होने की वजह से काम हमारा जल्दी से हो जाएगा। पहला पॉइंट क्या बताया मैंने? सो फर्स्ट पॉइंट, एक मिनट है, हाँ, तो ये वाला पॉइंट क्या बताया देखो, इरेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर कैन बी स्पीडेड अप, तो जल्दी जल्दी हमारा काम जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। सो बोल्टेड कनेक्शन हम जब करेंगे हमारा काम, कनेक्शन का काम जो होगा वो जल्दी खत्म होगा। दूसरा पॉइंट, लेस स्किल्ड पर्सन आर रिक्वायर, बोल्टेड करने के लिए कोई ऐसी जरूरत नहीं है, कोई भी कर सकता है, राइट। तो ऐसी कोई जरूरत नहीं कि चलो स्किल लेबर की जरूरत होनी चाहिए, पर रिवेटिंग के वर्क में जब हम एरोप्लेन बनाएंगे स्किल लेबर होनी चाहिए, जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा कनेक्शन करने का, वैसे ही लोग वहाँ पे लगते हैं। तो रिवेटेड कनेक्शन में स्किल लेबर की जरूरत दिखाई पड़ती है। बाद में क्या होगा, रिवेटेड कनेक्शन जब हम करते हैं, दूसरे साइड में हेड बनाने के लिए हम हैमरिंग करते हैं, हैमरिंग करने के वक्त नॉइस क्रिएट हो जाएगी, नॉइज मतलब अनवांटेड साउंड, तो अनवांटेड साउंड क्रिएट हो जाएगी जो हमें नहीं चाहिए। सो नॉइज का प्रॉब्लम निकल के आता है रिवेटेड के केस में, ड्यू टू दी व्हाट, हैमरिंग ऑन द अदर साइड। तो अदर साइड में हेड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हैमरिंग करेंगे, हैमरिंग की वजह से नॉइज आएगा, नॉइज पोल्यूशन हो जाएगा। इसके लिए रिवेट पे हमने क्या एडवांटेज निकाला, बोल्टेड। तो बोल्टेड में क्या करते हैं हम, हमारा जो नट होगा वो नट सिर्फ घुमाएंगे, वहाँ पे इतना नॉइज पोल्यूशन नहीं आ सकता, ठीक है। तो वाला पॉइंट हो गया। लेस स्किल पर्सन, जनरल ऑब्जेक्शन बोल्ट, अब बोल्ट में कोई डिसएडवांटेज भी होगी, ऑब्जेक्शन भी होगा, लिमिटेशन भी होगी। कौन कौन सी? बोल्ट की जो कॉस्ट होगी, बोल्ट के मटेरियल की जो कॉस्ट होती है वो रिवेट से डबल होती है, राइट। सो कॉस्ट ज़्यादा होगी, ये बात तो बराबर है। क्यों? जब मैं शॉप पे जाऊंगा, उनको बोलूँगा मुझको एक रिवेट दो, तो एक रिवेट की जितनी वैल्यू होगी और एक बोल्ट की जितनी वैल्यू होगी, इसमें ज़्यादा डिफरेंस निकल के आएगा, बराबर। यहाँ पे पॉइंट क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ द मटेरियल इज हाई, सो बोल्ट की कॉस्ट ज़्यादा होगी, डबल होगी रिवेट से, राइट। अगला पॉइंट, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इज रिड्यूस बिकॉज ऑफ द एरिया रिडक्शन। आज मैंने आपको बताया था, जिन्होंने एडवांस कंक्रीट का लेक्चर किया होगा वहाँ पे मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने, कि जब क्रैक्स आती है मतलब कांटेक्ट टू कांटेक्ट एरिया, ग्रेन टू ग्रेन कांटेक्ट एरिया कम हो जाता है। लोड लेने के लिए, सेम लोड लेने के लिए जब क्रैक आएगी, सेम लोड लेने के लिए एरिया कम पड़ जाएगा, सेम लोड लेने के लिए एरिया कम पड़ जाएगा। इसका मतलब क्या, मेंबर में ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट होगी, मेंबर में ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट होगी, उसके स्ट्रेंथ तक वो पहुंच जाएगी, मतलब मेंबर की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या निकल के आया, बोल्ट के वन एंड पे हमने थ्रेडेड पोर्शन बनाए हुए है, थ्रेडेड पोर्शन बनाए हुए है मतलब हमने एरिया कम कर डाला है, एरिया हमने कम कर डाला है, इसका मतलब क्या हो गया, एरिया कम हो जाएगा, मतलब स्ट्रेसेस ज़्यादा दिखाई पड़ जाएगी इस केस में। सो द टेंसाइल स्ट्रेसेस ऑफ द बोल्ट इज रिड्यूस, बोल्ट की टेंसाइल स्ट्रेसेस कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुमने थ्रेडेड एरिया बना लिया है, थ्रेडेड एरिया बना लिया मतलब एरिया तुमने कम कर दिया है, एरिया तुमने कम कर दिया मतलब क्या, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। पॉइंट समझ में आया क्या रे? पॉइंट समझ में आया क्या? यस सर। राइट, यहाँ तक का पॉइंट समझ में आ गया। तो कुछ डिसएडवांटेज भी होगी, वो डिटेल में भी पढ़नी है हमको, बोल्ट की डिसएडवांटेज होगी वो डिटेल में भी पढ़ लेंगे। सो कुछ पॉइंट हमने यहाँ पे निकाल ली, राइट। सो हाँ, अभी आगे जाएंगे। सो देयरफॉर बोल्ट मतलब क्या, नट मतलब क्या होता है, बोल्ट क्या होता है, थ्रेडेड पोर्शन क्या होता है, थ्रेडेड पोर्शन का एरिया कितना होता है, राइट। तो थ्रेडेड पोर्शन का एरिया कितना होता है ये भी पॉइंट हमने देख लिया। बाद में वॉशर का काम क्या होता है ये भी हमने पढ़ लिया। आगे जाएंगे। सो जो मैं बुक बता रहा हूँ ये दुग्गल का बुक है। कौन सा? दुग्गल, यस के दुग्गल का बुक। तो आपको पढ़ना होगा डिटेल में तो यस के दुग्गल का बुक आप रेफर कर सकते हैं। तो मैं यस के दुग्गल का बुक रेफर कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो आगे जाता हूँ। आगे जाने के बाद क्या है पॉइंट अभी, हाँ, तो डिसएडवांटेज दो तो बता दी, और तीसरा डिसएडवांटेज क्या बोल रहे देखो, नॉर्मली दिस आर लूज फिट एक्सेप्टेड टर्न बोल्ट, हेंस देयर स्ट्रेंथ इज रिड्यूस। क्या हो जाएगा देखो, जब हमने बोल्ट दो मेंबर को कनेक्ट करने के लिए जब हमने बोल्ट इंसर्ट किया, दूसरे साइड में थ्रेडेड पोर्शन में नट बैठा दिया, नट बैठाने के वक्त हमने जो लोड अप्लाई किया होगा नट पे कम अप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, तो जब हम बोल्ट को हमने कम घुमा दिया, कम लोड अप्लाई कर दिया, तो जब मेंबर पे जब हम लोड अप्लाई करेंगे ट्रांसफर करने के लिए, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, उसकी मूवमेंट दिखाई पड़ती है आपको।
जब हम हमारा बोल्ट का लूज फिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ कमी आ जाएगी कनेक्शन की। तो कनेक्शन की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम दिखाई पड़ेगी। एक काम करो आप, एक काम करो, क्या काम, एक पेज लो, उस पे ऊपर दूसरा पेज रखो, दोनों पेज में क्या कर डालो, होल क्रिएट कर डालो, पेन का जो अगला पोर्शन होगा वो उसमें इंसर्ट कर डालो। अब क्या करो, मेंबर को दोनों में हमें रिलेटिव मोशन दिखाई पड़ रही है। रिलेटिव मोशन मतलब क्या, स्लिप हो रहा है वो दोनों दोनों पोर्शन, मतलब लूज, हमने ज़्यादा फिट नहीं किया उसको, ज़्यादा फिट नहीं किया, लूज दोनों प्लेट क्या है, लूज है। जब दोनों प्लेट लूट होगी मतलब फिट हमने अच्छे से नहीं किया, उस वक्त स्ट्रेंथ कनेक्शन की स्ट्रेंथ कम आ जाएगी, राइट। तो कहाँ पे पॉइंट, नॉर्मली दिस आर दोज फिट एक्सेप्टेड टर्न बोल्ट। अब टर्न बोल्ट क्या होगा ये पढ़ेंगे हम, थोड़े देर में पढ़ेंगे टर्न बोल्ट क्या होती है। देयर इज अ स्ट्रेंथ इज रिड्यूस, राइट। सो जब हम अच्छे से फिट नहीं करेंगे उस वक्त कनेक्शन की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अगला पॉइंट, वेन सब्जेक्टेड टू वाइब्रेशन। आपने ट्रक देखी क्या, ट्रक देखी होगी आपने, ट्रक। सो ट्रक देखी होगी, ये ट्रक, ऐसी ट्रक होती है हमारी, ये ट्रक है हमारी, ये ट्रक, तो ऐसी कोई ट्रक होगी, ये सरफेस। अब ट्रक आप कभी शादी में गए हो क्या, गांव में शादी में जाते हैं, ट्रक पे बैठ के गांव के लोग जो होते हैं वो शादी को जाते हैं, राइट। तो कुछ लोग जो होती है यहाँ पे ऊपर भी बैठ जाते हैं, यहाँ पे, राइट, स्टील का मेंबर होता है वो। तो यहाँ पे आप जब देखोगे ये ट्रक का जो पार्ट होते हैं वो सभी पार्ट ऐसे हिलते हैं, रिलेटिवली इसमें मोशन दिखाई पड़ते, हिलते हैं, वो बहुत ज़्यादा हिलते हैं, जो कनेक्शन होगा वो लूज होगा। तो यहाँ पे वाइब्रेशन दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। तो जब गाड़ी का जो ये व्हील होगा, जब कहाँ पे, रोड पे जब चलेगा, रोड पे बहुत ज़्यादा क्या होती है, बहुत ज़्यादा खड्डे वगैरह होगी। तो खड्डे में जाने के बाद क्या होता है, ये जो हमारा कनेक्शन होगा, स्टील का जो कनेक्शन होगा उसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन दिखाई पड़ेगी, लूज होगा। जो कनेक्शन हमने जो नट बैठाया है, अच्छे से नट मैंने पैक करके बैठाया था, पर जब हम ऐसे कुछ रोड पे खड्डे होने के वजह से वहाँ पे जब हम जाएंगे वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएगी, कहाँ पे, यहाँ पे ऊपर मेंबर में, और हमारा जो कनेक्शन होगा वो लूज हो जाएगा, कनेक्शन जब लूज हो जाएगा कनेक्शन की स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ पे वाइब्रेशन होगी, बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ मैं आपको, जहाँ जहाँ पे वाइब्रेशन का प्रॉब्लम दिखाई पड़ेगा, वाइब्रेशन की वक्त जो हमने बोल्ट में नट फिट किया था, वाइब्रेशन जहाँ पे होती है वहाँ पे कनेक्शन लूज हो जाता है, स्ट्रेंथ कम निकल के आ जाती है। पॉइंट समझ में आया क्या आपको, ये डिसएडवांटेज बता रहा हूँ मैं आपको कि यस सर। बोल्टेड कनेक्शन में ऐसा होता है, राइट। सो ये वाली बात हो गई। तो आपको जब डिसएडवांटेज पूछेंगे तो बहुत सारे डिसएडवांटेज हम बता सकते हैं, आगे भी है वाला पॉइंट, देखो कहाँ पे ये सब डिसएडवांटेज है, ये देखो एडवांटेज डिसएडवांटेज कहाँ पे, ये वाले पॉइंट, ये सभी पॉइंट हम समझ लेंगे। तो जब भी कोई हमें रिवेट और बोल्टेड का डिफरेंस पूछेंगे अच्छे से बताता आएगा हमको। तो आगे जाएंगे हम, देखो यहाँ तक आए, ये वाला पॉइंट। अभी यूज़ देखो, बोल्ट का यूज़ कहाँ पे करते हैं हम, बताने की बात नहीं। बोल्ट हमने देखा है, बोल्ट, नट बोल्ट वाशर का यूज़ हम इस कनेक्शन का यूज़ कहाँ पे करते हैं, हमें अच्छे से पता है हम कहाँ पे करते हैं, राइट। सो बोल्ट कैन बी यूज फॉर मेकिंग एंड कनेक्शन इन टेंशन एंड कंप्रेशन मेंबर। आपको चैप्टर है टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, टेंशन मेंबर और कंप्रेशन मेंबर को कनेक्ट करने के लिए हम बोल्ट का यूज करते हैं। अगला पॉइंट, बोल्ट कैन ऑल्सो बी यूज टू होल्ड डाउन कॉलम बेस इन पोजीशन। तो आगे जाके कॉलम पढ़ते हैं हमारा, ये स्टील का कॉलम, नीचे क्या होता है, नीचे कंक्रीट का बेस होता है, कंक्रीट का बेस और स्टील का ये कॉलम, इन दोनों के बीच में एक बेस प्लेट होती है। तो बेस प्लेट, ये बेस प्लेट, राइट। तो ये हमारा कॉलम, ये हमारी बेस प्लेट, और ये कंक्रीट का ब्लॉक। तो कंक्रीट के ब्लॉक पे जो प्लेट रखी हुई है हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसी तरह से अरेंजमेंट कर डालते हैं, यहाँ पे जैक बोल्ट लगा देते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे हम, जैक बोल्ट ऐसे इंसर्ट कर देते हैं। तो कॉलम को पोजीशन में रखने के लिए हम बोल्ट का यूज करेंगे, आगे जाके जे शेप में दिखाई पड़ते हो, जैक बोल्ट बोलते हैं उसको, जे शेप में होते हो, राइट। तो जैक बोल्ट का यूज करेंगे हम कॉलम बेस, जब पढ़ेंगे कॉलम बेस नाम का चैप्टर, तो वहाँ पे। सो टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, कॉलम बेस, राइट, स्ट्रेस में, राइट। तो बहुत सी जगह पे हम हमारा बोल्ट का यूज करेंगे, तो बोल्ट का यूज करेंगे। अगला पॉइंट क्या, दे कैन बी यूज टू सेपरेट पर्लिन। तो पर्लिन आपने देखा होगा, बीम होगा, राइट, फाउंडेशन में। तो हम क्या करते हैं, स्टील का स्ट्रक्चर, ये स्टील का कॉलम, ये भी स्टील का कॉलम, ये स्टील का बीम, इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए बोल्ट का यूज किया, ये दोनों को ज्वाइन करने के लिए बोल्ट का यूज कर लिया। हमने स्ट्रेस देखा होगा, ऐसा स्ट्रेस होता है। तो ये स्ट्रेस हमारा, ये स्ट्रेस,
ऐसा कुछ ट्रस होगा, राइट, ऐसा कुछ ट्रस होता है। एक मिनट, हाँ, ऐसा कुछ ट्रस होगा हमारा, ये ट्रस है हमारा। तो इस ट्रस में जो ओरिजेंटल मेंबर होती है, ट्रस के जो ओरिजेंटल मेंबर होगी, इसको क्या बोल देते हैं हम, पर्लिन। तो ये हमारी पर्लिन, तो पर्लिन क्या है, ओरिजेंटल मेंबर है। ओरिजेंटल मेंबर क्या काम करती है, बैंड को रिजिस्ट करती है। बैंड को रिजिस्ट करने वाली कौन होती है, फ्लेक्सुरल मेंबर होगी। तो पर्लिन और बीम फ्लेक्सुरल मेंबर क्यों होती है, क्योंकि वो बेंड नहीं होती। वो बेंड नहीं होती, वो बेंडिंग स्ट्रेसेस आप क्या करती है, मतलब बेंड को रिजिस्ट कर सकती है। उस पर लोड लगाने के बाद वो बेंड नहीं होती, इसके लिए उसमें बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप हो जाती है। तो फ्लेक्सुरल मेंबर है हमारी पर्लिन और बीम, फ्लेक्सुरल मेंबर है। तो ठीक है, अब इस पर्लिन पर्लिन को मैंने यहाँ पे रखा, यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, पर्लिन, नीचे वाला ये वाला कुछ मेंबर राप्टर, प्रिंसिपल राप्टर। तो प्रिंसिपल राप्टर और पर्लिन, इनका कनेक्शन करने के लिए मैं एक छोटी सी प्लेट यूज कर डालूंगा। छोटी सी प्लेट मतलब कितनी, इतनी छोटी सी प्लेट, एक तो रेक्टेंगुलर शेप में होगी, एक तो सर्कुलर शेप में होगी। तो रेक्टेंगुलर प्लेट प्रिंसिपल राप्टर और पर्लिन को ज्वाइन करने के लिए एक प्लेट का यूज करूंगा। उस प्लेट को मैं गसेटेड प्लेट बोलूंगा। आगे जाके पढ़ेंगे उसके बारे में भी, गसेटेड प्लेट कैसी दिखाई पड़ती है। तो गसेटेड प्लेट होगी, तो मैं क्या करता हूँ, ये दोनों प्लेट, दोनों के कांटेक्ट के लिए मैं गसेटेड प्लेट को बीच में लाऊंगा और बाद में जाके बोल्टेड कनेक्शन कर डालूंगा। तो इस तरीके की कहानी हमको पढ़नी है आगे जाके, ठीक। तो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, का आला का इथपर्यंत रे, हो सर. राईट। बाकीचे बोला रे, बाकीचे कळालं का, यस सर. राइट। तो टाइप ऑफ द बोल्ट, बोल्ट के बहुत सारे टाइप है हमारे पास। सो कौन कौन से, अनफिनिश बोल्ट, टर्न बोल्ट, रिप बोल्ट, हाई स्ट्रेंथ बोल्ट और इंटरफेरेंस बोल्ट। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं ऊपर से ऊपर, ठीक है। तो मैंने आपको बेरिंग एक्शन और शेयरिंग एक्शन बताई थी, राइट। अब देखो मैकेनिज्म कैसे होते हैं। जब हम लोड अप्लाई करते हैं, ये हमारी एक प्लेट, एक तो प्लेट बोलो, आई सेक्शन होगा, एंगल सेक्शन होगा, प्लेट होगी, फ्लैट होगी, स्ट्रिप होगी, कुछ भी होगी, मेंबर है हमारी। इस दोनों मेंबर को मुझको ज्वाइंट करने का है। अब ज्वाइंट के भी बहुत सारे टाइप निकल के आते हैं। लैप ज्वाइंट क्या होते हैं, बट ज्वाइंट क्या होते हैं, ये भी पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक। तो यहाँ पे मैंने कनेक्शन ऐसा कर डाला, ये हमारी बोल्ट है। तो ये हमारी क्या है, ये हुसैन बोल्ट है यहाँ पे। तो ये बोल्ट, और नीचे क्या है, ये नट, ऐसे नट, ठीक। जब हम लोड अप्लाई करेंगे, मैकेनिज्म कैसे निकल के आता है, तो देखो यहाँ का जो एप लोड मैंने अप्लाई किया, ये लोड ट्रांसफ़र होगा, ए से चला, ऐसे लोड क्या हो जाएगा, ऐसा लोड ट्रांसफ़र हो जाएगा। लोड आएगा कहाँ पे, सो लोड मेंबर से निकल के बोल्ट में आएगा बाय बेरिंग एक्शन, कॉन्टैक्ट एक्शन। बेरिंग मतलब यहाँ पे कैसे दिखाई पड़ेगा आपको, यहाँ पे ऐसे दिखाई पड़ेगा, ए बोल्ट का सेमी एरिया, राइट, और मेंबर का कॉन्टैक्ट ऐसा। तो इनकी कॉन्टैक्ट की वजह से हमारा लोड कहाँ पे जाएगा, बोल्ट में जाएगा। ये चला ऐसे लोड, ये चला ऊपर, राइट। यहाँ से लोड यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हमें कैसे दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे हमें दिखाई पड़ेगा ऐसा कुछ, तो राइट, यहाँ से चला लोड, तो ऐसे लोड ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ तक आ गया। ऐसे करके लोड ऐसे आता है, सॉरी हाँ, ऐसे करके लोड यहाँ ऐसे आता है। पेन बंद हो गई क्या मेरी, तो बहुत सारे पेन है हमारे पास। ऐसे लोड ऐसे आ जाएगी यहाँ पे, ठीक। तो एक मैकेनिज्म हो सकती है। तो इस केस में आपको क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, लोड किस वजह से ट्रांसफ़र होगी, आप मुझे बताओगे कि बेरिंग और शेयरिंग की वजह से। ये जो हमारा बोल्ट होगा, उस बोल्ट के कौन कौन सी स्ट्रेंथ आती है, उसकी शेयरिंग स्ट्रेंथ होगी, उसकी बेरिंग स्ट्रेंथ होगी, उसकी टेंशन टेस्ट होगी। अब टेंशन कैसे, जब हमारा ये नट होता है, नट को घुमाते हैं हम रेंचेस की हेल्प से। रेंचेस की हेल्प से नट को जब हम घुमाएंगे, घुमाने की वजह से क्या होगा, क्लैंपिंग एक्शन डेवलप होगी इसके बीच में। तो क्लैंपिंग प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास वॉशर है, वॉशर से क्लैंपिंग प्रेशर डेवलप हो ट्रांसफ़र हो गया, पूरा टेंशन इसमें आता है। तो देखो एक्सियल टेंशन किस में आएगा, एक्सियल टेंशन हमारे मेंबर में आ जाएगा। मैंने क्या बोला, रेंचेस की हेल्प से नट को जब हम फिट करते हैं, तब हमारे बोल्ट में टेंशन स्ट्रेसेस डेवलप होती है, ओके। जब हम हमारे मेंबर पे हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करेंगे, तो जब हम हमारे मेंबर पे हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करेंगे, यहाँ पे बेरिंग एक्शन होगी। तो बेरिंग एक्शन कैसे आ जाएंगे, इसका मैकेनिज्म डिटेल में बताऊंगा आपको, राइट। तो बेरिंग स्ट्रेसेस बोल्टेड में डेवलप हो जाएंगे। सो बोल्ट में बेरिंग स्ट्रेसेस डेवलप हो गई,
बेरिंग स्ट्रेसेस की वजह से हमारा लोड ट्रांसफर हो जाएगा। एक तो क्या हो जाएगा, ये बोल्ट बेरिंग में फेल हो जाएगा। एक मिनिट, ये कोण आहे? रुपाली लेट का आली एवढा लेट तू? तर कहाँ पे थे हम? तो यहाँ पे, राइट। तो पॉइंट क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, तो ये जो प्लेट थी हमारी, ये प्लेट में क्या हो गया है, ये बोल्ट था, ये नट था, राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैकेनिज्म कैसी होती है, मेंबर पे जब लोड अप्लाई करूँगा, बेरिंग एक्शन की वजह से लोड यहाँ पर चल जाएगा। पर क्या हो गया, हमारा बोल्ट बेरिंग में फेल हो गया। बेरिंग में फेल हो जाना मतलब क्या, मैंने आपको बताया यहाँ पे डिटेल में, ऐसा कुछ हो गया, वो ये बेरिंग में फेल हो गया। तो बेरिंग में फेल हो गया, पर फिर भी लोड ट्रांसफ़र हो रही है। क्यों? क्योंकि बोल्ट में शेयरिंग स्ट्रेसेस है, शेयरिंग स्ट्रेंथ है, तो बोल्ट की शेयरिंग स्ट्रेंथ होगी। मैंने लोड बहुत बढ़ाया, लोड यहाँ से ये लेकर यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है, राइट। लोड यहाँ से लेकर यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक लोड हमारी ट्रांसफ़र हो जा रही है। बेरिंग में फेल हो गया हो, पर शेयरिंग में फेल नहीं हुआ वो, मतलब एक कट हो चुका है क्या, नहीं। तो शेयरिंग स्ट्रेस की वजह से, तो मैं आपको क्या बात बता रहा हूँ यहाँ पे, कि बोल्ट में 3 टाइप के स्ट्रेसेस डेवलप होती है, टेंशन स्ट्रेसेस, बेरिंग स्ट्रेसेस और शेयरिंग स्ट्रेसेस। समझ में आया आपको? और इन 3 स्ट्रेसेस की वजह से हमारा लोड एक मेंबर से दूसरी मेंबर में ट्रांसफ़र हो जाता है। यहाँ तक की बात में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो पूछ लो। यहाँ तक क्लियर है क्या आपको? इसका डिटेल मैकेनिज्म के लिए आपको अच्छी से इमेज बतानी पड़ेगी। तो यहाँ तक के पॉइंट में कोई भी डाउट होगा तो बता डालो मुझको, जल्दी बताओ रे। यहाँ तक क्लियर है क्या रे आपको? तो टाइप ऑफ बोल्ट जो होगा, टाइप ऑफ बोल्ट बाद में पढ़ेंगे, यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब हमारा